एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी 2006 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो 125 क्वेश्चंस हैं यानी कि 125 क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको 2 वीडियोज में देखेंगे। तो यहाँ हम होम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस 2006 में पूछे गए हैं पार्ट 1 वीडियो में उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यही मैं आपको बताती हूँ कि जो भी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आपको, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी का जो फॉर्म है वो फिल हो गया होगा और सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हम लोगों ने टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड कर दी थी कि आपको किस ऑप्शन में आपको क्या फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का क्या महत्व होता है। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी गई है होम साइंस की कि इसका क्या महत्व है। कोरा सिद्धांत है, ये केवल व्यवहारिक है, सिद्धांत तथा व्यवहारिक दोनों है, या कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये आपका सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों चीजों पर फोकस करता है, क्योंकि इसमें आपकी तो साइकोलॉजी को भी पढ़ा जाता है और दूसरा आप हमें ये भी पता है कि इसमें किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये सारी सैद्धांतिक बातें हैं, तो ये सारी ही चीजें होम साइंस में कवर होती हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। क्या इसका आर्थिक पहलू होता है? इकोनॉमिकल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र या फिर गणित अर्थशास्त्र। देखिए, रसायन विज्ञान आपका आर्थिक पहलू नहीं होता है, जीव विज्ञान में आपका आर्थिक पहलू नहीं है और दर्शन शास्त्र भी नहीं है। देखिए, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो यह गणित दिया हुआ है जो कि आर्थिक चीज से कनेक्टेड होता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है। खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो देखिए, ये सारे जो बेसिक काम है ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जो गृहिणी होती है उसका बेसिक और मेन वर्क जो है वो है कि सारे ही कामों को व्यवस्थित रखे और सभी लोगों की हेल्प से, सभी लोगों की कोऑपरेशन को साथ में लेते हुए अपने डे टू डे जो रूटीन होता है उसको फॉलो करे और जो भी आप लोगों के गोल हैं आपकी फैमिली के, उनको अचीव कर सके। तो हमारा 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा आंसर्स को कंटेन करता है वही हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन न करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? कार्य व्यवस्था का क्या सिद्धांत होता है? तो कार्य व्यवस्था के सिद्धांत में भोजन बनाना इंक्लूड होता है। गृह कार्य के तहत परिवार के वे कार्य आते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों को सुख प्राप्त होता है। गृह प्रबंध इतना उत्तम होगा, परिवार के सदस्यों का जीवन उतना ही अच्छा और हैप्पी होता है। ये फैमिली के एक जो मेंबर होता है वो परिवार के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहा होता, तो निश्चित ही परिवार का जो माहौल है वो ठीक नहीं होता है। मतलब अगर फैमिली में आपके 5 पर्सन है और उनमें से सिर्फ 4 लोग काम करते हैं, 4 लोग सहयोग करते हैं, एक नहीं करता है, तो कार्य व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल सकती है। जैसे कार्य व्यवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं? आपका घर की साफ सफाई है, खाना बनाना है, आपका मार्केट से सामान परचेज करना है। तो ये सारी चीजों को कुछ लोगों के बीच में जब बांट दिया जाता है तो कार्य व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती है। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? भोजन बनाना। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति साधन है। ये तीनों ही किस तरीके के साधन हैं? क्योंकि हम लोग ये प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं थ्योरी में, तो ये हमारे भौतिक साधन होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? कार्य व्यवस्था को सबसे ज्यादा जो आपका इफेक्ट करता है वो है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। एक जो कुशल गृहिणी होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान यहाँ होना चाहिए, पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों
को रोगों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सारे जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में इंक्लूड हो रहे हैं। समस्त गृह कार्यों का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो गृह कार्य में सारी चीजें आती है, आपके पाक कला आ जाएगा, आपके प्राथमिक चिकित्सा आ जाएगी, बच्चों के रोग आ जाएंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया हुआ है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मेनली आपके जो 2-3 राइटर्स हैं उनके लिए ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका निकेल और डॉर्सी के थ्रू दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये जो आपकी कथन है ये आपका किसने कहा है? निकेल और डॉर्सी ने कहा है। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इजी आंसर है, हम इसको प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? अगर आप अपनी होम इकोनॉमी, फैमिली इकोनॉमी को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो क्या इसमें मेन होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि क्या आपका डिमांड और सप्लाई चल रहा है, क्या आपका कब आपका घाटे का बजट जा रहा है, कब आपका लाभ का बजट जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको होम इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन 11, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता परिवार कल्याण के लिए नहीं चाहिए, मितव्ययता, सूझबूझ या फिर नम्रता। देखिए, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका सही आंसर है सूझबूझ। सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट है आपका परिवार कल्याण के लिए वो सूझबूझ यानी कि इंटेलिजेंस आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है जो आपका पहले से क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने आपसे पूछा था, सेम क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और दोनों का ही आंसर सेम है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है आलसी और निष्क्रिय। व्यायाम से आप कभी आलसी और निष्क्रिय नहीं होते। आलसी व स्वस्थ, देखिए आलसी होंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे तो आलसी नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं है। फिर है क्रियाशील व स्वस्थ, इस ऑप्शन को हम रख सकते हैं। फिर है निष्क्रिय व स्वस्थ, निष्क्रिय नहीं करेगा, या तो आपको वो क्रियाशील बनाएगा या फिर आपको स्वस्थ करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 2 में सिलेक्टेड हैं, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये आपका कोई क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो बीमारी है वो एज के साथ में बढ़ने लगती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, दूषित भोजन से फैलने वाला कौन सा रोग है? आप अगर प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ये आंसर सारे आते होंगे, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका सही आंसर है हैजा। दूषित भोजन से आपको हैजा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो शरीर के रक्त को शुद्ध क्या करता है? कौन सी चीज है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है? तो हम रिसेंटली पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दो तरीके के ब्लड देखे थे। आई होप आपको उससे याद आ जाएगा इतनी हिंट से। तो उसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्लड को प्योर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? अगर आप स्मोक करते हैं तो उससे किस तरीके की बीमारी हो सकती है? देखिए, आपने टीवी जब कोई भी हम मूवी थिएटर में देखने जाते हैं तब वहां पर भी आपको दिखाया जाता है कि दिस कैन कॉज कैंसर। आप जो भी अगर आप धूम्रपान वगैरह सारी चीजें करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है। तो इस चीजों से आप अपना आंसर को रिलेट कर सकते हैं अगर आपको सही आंसर नहीं पता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कैंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रथम चिकित्सा अधिकारी
होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है, क्या काम करता है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का क्या काम है? इनका काम है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि वर्ल्ड वाइड में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए ये लोग वर्क करते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 20, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपका 1951 में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है कहाँ पर? प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में या फिर जिले में? इनमें से सही आंसर है प्रत्येक कस्बे में। प्रत्येक कस्बे में यानी कि टाउनशिप में, हर एक टाउनशिप में रेड क्रॉस सोसाइटी की एक ब्रांच होती है, ना विलेज में ना ही आपके अर्बन एरिया में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर क्या काम होते हैं? परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखरेख, माता और शिशुओं की देखभाल और या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र, परिवार कल्याण की बात हो रही है तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होती है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। आपने याद किया हुआ था तो आप मुझे 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना % होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कितना % होता है ऑक्सीजन। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक व्यक्ति एक बार में नॉर्मली 15 से 20 बार सांस लेता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव से होती है। कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है या फिर वो शक्ति कम हो जाती है? तो वो है सही विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से इस तरीके के आपको रोग देखने को मिल सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, इनमें से किस में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कद्दू में। कद्दू में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन डी के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, बहुत डायरेक्ट आंसर है इसका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 28, पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे आपका रिविजन होगा, साथ में मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए कौन सा आपका जो एंजाइम है वो वर्क करता है? ये भी हम अभी रिसेंटली वीडियोस में देख चुके हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, जठर रस किससे पचाता है? तो जो जठर रस है वो आपका प्रोटीन को पचाने का काम करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु के रूप में बदल देता है? जो हमारा लिवर है वो किस चीज में एक्स्ट्रा शुगर को चेंज कर देता है? वो करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर है हमारा क्वेश्चन 33, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रसनी के बाद भोजन डायरेक्टली हमारे अमाशय में जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यकृत का जो मुख्य कार्य है वो पित्त को बनाने का काम करता है, पित्त रस को बनाने का काम करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, आकस्मिक घटना के साथ प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये किस तरीके की है? दीर्घकालीन चिकित्सा, तत्काल या फिर निरुद्देश्य या फिर अल्पकालीन? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तत्काल।
तत्काल की ये चिकित्सा होती है जो कि आपके आकस्मिक घटना पर दी जाती है। इमीडिएटली जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं उनको यूज करके आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, कपच्चियों का प्रयोग कब किया जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राथमिक चिकित्सा का में निम्न गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में क्या गुण होने चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए, निर्णय न ले पाने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यहीन नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38, नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? तो जो कुर्सी पर बिठाकर सर पीछे करके झुका देना चाहिए, ये आपका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, धमनियों से रक्तस्राव की पहचान होती है, किस तरीके से होती है? शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर जब बाहर आता है, काला मटमैला रुधिर होता है, हल्का नीला रुधिर होता है, या फिर में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, किसी व्यक्ति के कपड़ों से आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करें? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल दें। ऑप्शन 4 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऊपर से पानी डाल दें, व्यक्ति के कंबल से पूरी तरह से ढक दें, उसके बाद है बालू फेंकें और कपड़ों को उतार दें। देखिए बालू फेंक सकते हैं आप, कपड़ों को उतार सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको क्या करना है, कंबल से व्यक्ति को पूरी तरीके से ढक देना है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है? नींद लाने वाला, जलाने वाला, अम्ल या फिर आहानाल में जलन उत्पन्न करने वाला, या फिर मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो विष आपका मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने लगता है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल या फिर खतरनाक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, टॉन्सिल्स होने पर क्या करना चाहिए? नमक के गरारे, चीनी खानी चाहिए, लौंग चूसनी चाहिए, इसबगोल घोल को घोलकर पीना चाहिए। देखिए इसबगोल जो है वो आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है और फाइबर खाने से आपके मोशंस की प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये आंसर नहीं होगा। टॉन्सिल होने पे आप चीनी नहीं डालेंगे, बल्कि इससे आपको और ज्यादा दिक्कत होने लग सकती है। फिर है लौंग चूसने से आपको और ज्यादा लगेगी, जलन होगी। तो सही क्या कर सकते हैं आप? नमक के गरारे कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, दांत के दर्द में किसको लगाने से आराम मिलता है? देखिए घरेलू जो उपाय हैं वो सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दर्द होने पर आप लौंग का तेल लगा सकते हैं अपने दांतों में, इससे आपको आराम मिलता है। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सुकड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना या व्यक्ति का चिल्लाना। इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, पुतलियों का सुकड़ जाना और फैल जाना। क्वेश्चन 45 है, कृमि होने पर देते हैं श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज या धतूरे के बीज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, धतूरे के बीज इसमें दिए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली होती है, इसमें आसानी से खोला नहीं जा सकता है, सुंदर दिखाई देती है, चुभती नहीं और आसानी से खोली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये चुभती भी नहीं है, आसानी से खोली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कब की जाती है? ये की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है। फिर है क्वेश्चन 48, कोहनी तथा घुटनों की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन 49, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से क्या चीजें जो कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कम करने के लिए यूज होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लंबी पट्टियां आपकी यूटिलाइज होती हैं। फिर है क्वेश्चन 50, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 पट्टी की, या 2 पट्टी की, 3 पट्टी की, या फिर 4 पट्टी की। तो 50 का आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। फिर है परिचारिका का ज्ञान होना चाहिए कि कोमल, कठोर, कोमल तथा हंसमुख उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, परिचारिका, यानी कि आपकी जो नर्स होती हैं उनका जो बिहेवियर है वो कोमल और हंसमुख होना चाहिए।
तो यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने 51 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा तेज लगती है तो आप सेटिंग्स में जाके वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड स्लो लगती है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग वीडियोस को देख सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।